हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 मनी। लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था बार्टर सिस्टम क्या होता है और बार्टर सिस्टम के फेल होने के रीजंस क्या क्या रहे, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी। अभी इस क्लास के अंदर हम करेंगे मनी क्या होता है, मनी की सप्लाई किस तरह से होती है, मनी सप्लाई किस चीज को बोला जाता है और मनी को मेजर करने के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपने एग्जाम के अंदर लिखने हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीयूईटी के अंदर तो एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यू में तो मनी सप्लाई से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, मनी मेजरमेंट के रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है और मनी होती क्या है इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखना, आपको फॉर श्योर बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से सीखने को मिलेंगे। अब मनी होता क्या है ये तो हमें पता होता है, हम मनी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन उसको एग्जाम के अंदर मार्क्स स्कोर करने के लिए कैसे लिखना है वो जानने के लिए आपको ये क्लास लास्ट तक देखनी है। और हमारी क्लास के बीच में वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे रेज होंगे जहाँ पे आप यूजुअली मिस्टेक कर देते हो या कहीं ना कहीं आप नेग्लेक्ट करके उस पॉइंट को छोड़ देते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब इकोनॉमिक्स पढ़ने तो बैठ रहे हो लेकिन पढ़ते हुए बड़ा बोरिंग लग रहा है तो सुन के पढ़ लो ना, जरूरी नहीं है बुक खोल के ही पढ़ना है, आप सुन के पढ़ लो। वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होंगे जो आपकी बुक के अंदर हैं और जो आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। अब बेटा बार्टर सिस्टम फेल हुआ था कुछ रीजंस की वजह से, तो वो रीजंस क्या थे? That was double coincidence of want, storage problem, deferred payment problem, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मेनली 4 प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से बार्टर सिस्टम फेल हुआ था। तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही थी, इसलिए लोगों ने एक ऐसा एक्सचेंज ढूंढ के निकाला, एक ऐसा सिस्टम ढूंढ के निकाला, एक ऐसी चीज ढूंढ के निकाली जिसकी सबको जरूरत होगी, जिसमें वो सारी प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में थी वो प्रॉब्लम्स यहाँ इस सिस्टम के अंदर नहीं होंगी और उस चीज का नाम रखा गया मनी। सो मनी होती क्या है? वो कोई भी चीज जो कि जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब हर कोई उस पर्टिकुलर कमोडिटी में या उस पर्टिकुलर चीज में ट्रांजेक्शन करने में इंटरेस्टेड है, जनरली एक्सेप्टेड है। दूसरा मेजर्स ऑफ वैल्यू मतलब प्रॉपर मेजरमेंट वैल्यू है, वहां पे जो भी चीज जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, जिस भी कमोडिटी को या किसी भी चीज को ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के अगेंस्ट ट्रांसफर कर रहे हो और उस कमोडिटी को हमने मनी बोला है ना, उस कॉइन को हमने मनी बोला है, उसके बदले में आप ट्रांसफर कर रहे हो और वहां पे हर चीज की वैल्यू, हर चीज का मेजरमेंट जो है वो मनी के अंदर कैलकुलेट हो रखा है। जैसे अगर आप कपड़ा खरीदते हो तो कपड़ा कितने रुपए मीटर होगा, तो कपड़े की वैल्यू को हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया और फिर रुपए एक्सचेंज कर दिए। जमीन अगर आप सेल परचेज कर रहे हो तो जमीन की वैल्यू रुपए में कन्वर्ट करके हमने उसको सेल परचेज कर दिया, तो कन्वीनियंट हो गया ना। तो हमारे पास मेजर ऑफ वैल्यू होगी यहाँ पे और स्टोरेज ऑफ वैल्यू। स्टोरेज की प्रॉब्लम मनी में तो कभी आती नहीं है, हमारे पास पैसा ज्यादा है, हम मनी को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, आज तक सुना है क्या कभी? ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो स्टोरेज तो आने दो, है ना, जितना आ जाए उतना कम रहता है। तो स्टोरेज वाली प्रॉब्लम तो कभी मनी में आएगी ही नहीं। दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम हमारी बार्टर सिस्टम में हमें फेस करनी पड़ रही थी, हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं कर पा रहे थे लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। वो कुछ भी हो सकता है। अब उस कुछ को, उस कमोडिटी को हमने नाम दिया मनी का और मनी को हमने फेस क्या दिया? कॉइन्स का और नोट्स का। ठीक है, तो मनी का फेस हमारे पास क्या है? हम कॉइन्स के नाम पे मनी को जानते हैं, हम नोटों के नाम पे मनी को जानते हैं, तो ये हमारी फेस है। ये वो कमोडिटी है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता है, हर कोई इसी मनी के अंदर ही ट्रांजैक्शन करना चाहता है। अब जब हमारे पास मनी नहीं थी, जब गुड्स के बदले में गुड्स ट्रांसफर होते थे, तो उस इकोनॉमी को हमने क्या नाम दिया? बार्टर इकोनॉमी।
है ना। लेकिन अब हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो इस मनी के अंदर ही होंगी, और अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी के अंदर नहीं हुई है तो उसको तो अब हम इकोनॉमी में कंसीडर ही नहीं करते, काउंट ही नहीं करते, उसको तो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर साइड में डाल देते हैं। जिसके लिए पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है उस एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बता के साइड कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर। अब तो हम सिर्फ और सिर्फ मनी पढ़ते हैं, है ना। तो मनी की इंपॉर्टेंस समझ में तो आ गई होगी। नेक्स्ट, अब ये मनी हम तक आती कैसे है, कहां से आती है, कौन देता है हमें। तो मनी की जो सप्लाई होती है वो कहां से होती है, वो हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक से हम तक पहुंचता है, सेंट्रल बैंक से। और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहां से पैसा आता है। तो मनी सप्लाई क्या होती है, पहले हम इसको समझते हैं, और किस किस फॉर्म में हम तक पहुंचता है या किस किस फॉर्म में ये सप्लाई होती है उसको हम मेजर्स ऑफ मनी की फॉर्म में करेंगे। तो फर्स्ट इज मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई होती क्या है, मनी सप्लाई इज टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मतलब कि पब्लिक के पास में जितना पैसा अवेलेबल है, जब उसकी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेशन की जाती है कि पब्लिक के पास कितना पैसा है जो सप्लाई हो रहा है, नाम से समझ आ रहा है ना, मनी सप्लाई। अब सप्लाई कैसे हो रही है, सपोज मुझे इनकम मिली है कहीं से, मैं एक्सपेंडिचर में उसको खर्च करूंगा, मेरा एक्सपेंडिचर है, दूसरे पर्सन की इनकम है, वो किसी और को ट्रांसफर करेगा, किसी से कुछ खरीदेगा, वहां पे पेमेंट करेगा। इसी तरह से ये इकोनॉमी के अंदर ये पैसा जो है घूम रहा है, नाम से समझ आ रहा है, सप्लाई हो रही है पैसे की, पैसा एक से दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, स्टेबल नहीं है, हमेशा मूव कर रहा है। सुबह से शाम तक आप कितनी सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हो, उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर पैसा मूव कर रहा है ना, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। तो ये जो सप्लाई हो रही है इसी को ही मनी सप्लाई कहते हैं। अब ये मनी सप्लाई जब हम, ऐसे तो पूरे ईयर में घूमता ही रहता है ये पैसा, लेकिन जब हम इसको, हम मतलब आरबीआई जब एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आरबीआई ये कैलकुलेट करता है कि इस टाइम पे इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा घूम रहा है, उस पॉइंट को, उस टाइम पे वो डिक्लेयर करता है कि इतना पैसा, इतना पर्टिकुलर अमाउंट जो है इकोनॉमी में घूम रहा है। इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज कि मार्केट के अंदर पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है जो घूम रहा है, उसकी स्टडी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे की जाती है। इसलिए डेफिनेशन इज मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसी में से दो पॉइंट हमारे पास निकल के आते हैं मेनली मनी सप्लाई के अंदर। क्या है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक फर्स्ट पॉइंट, एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये दो पॉइंट यहाँ से हमारे पास निकल के आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो पब्लिक के हाथ में पैसा है, पब्लिक के हाथ में आ चुका है, तो यहाँ पे कोई भी दूसरा पैसा जो आरबीआई के पास है, जो गवर्नमेंट के पास है, वो पैसा यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा बेटा। अब ऐसे तो ये जो मनी सप्लाई हो रहा है ये पैसा भी आरबीआई से ही आया है, बिल्कुल आरबीआई से ही आया है, लेकिन आरबीआई ने ये डिफाइन किया हुआ था कि इतना पैसा ही सर्कुलेशन के लिए इकोनॉमी में डालना है, वो पब्लिक के लिए है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आरबीआई ने प्रिंट ही इतना किया था, या आरबीआई के पास टोटल पैसा इतना ही है जो उसने पब्लिक सप्लाई के लिए डाल दिया, ऐसा नहीं है। प्रिंट तो उसने ज्यादा कर रखा था, स्टॉक तो उसके पास पैसे का ज्यादा है, तो वो पूरा स्टॉक नहीं काउंट होता। कौन सा काउंट होता है मनी सप्लाई के अंदर, जो उस स्टॉक में से आरबीआई ने थोड़ा पैसा रिलीज कर दिया है, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पब्लिक तक पहुंच रहा है, और पब्लिक से दूसरे मतलब लोगों से दूसरे लोगों के पास तक वो पैसा घूम रहा है, तो उस पैसे को मनी सप्लाई के अंदर काउंट किया जाता है बस। अब गवर्नमेंट के पास कितना पैसा रखा हुआ है जो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, आरबीआई के पास कितना स्टॉक रखा है पैसे का, प्रिंटेड नोट्स का, वो सब यहाँ पे काउंट नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो उसको हम अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई कहते हैं, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो
कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, दैट इज मनी हेल्ड बाय पब्लिक, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट होगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स पैसा तो घूमता ही रहता है इकोनॉमी में, पूरे साल घूमता रहता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर डेट पे ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितना पैसा घूम रहा है। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट बोला जाएगा, ना कि फ्लो कॉन्सेप्ट। अब स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस होता है? फ्लो का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जो चीज मूविंग है, जिसको कंप्लीट होने में एक ड्यूरेशन लगी है। अब स्टॉक कॉन्सेप्ट होता क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट जिस चीज को एक पर्टिकुलर डेट पे स्टडी किया जाता है वो हर चीज हमारी स्टॉक बोली जाती है। फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना। क्या था स्टॉक कॉन्सेप्ट? क्या था? स्टॉक के अंदर कौन सी चीजें आती थी और फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? बेटा देखो, फ्लो के अंदर वो चीजें आती हैं जिसको होने में कुछ टाइम लगता है, जिसको कंप्लीट होने में, जिसके अकरेंस जो है बार बार होती है। जैसे कि इनकम मंथली बेसिस पे होती है, रेगुलर बेसिस पे इनकम होती है। जैसे कि सेविंग्स आपको हमेशा होती है, ठीक है, आप थोड़ा पीरियडिकली सेव करते रहते हैं। तो ये जो सेविंग्स है, इनकम है, जिसमें एक ड्यूरेशन नजर आती है, टाइम की ड्यूरेशन नजर आती है, वो सारे ही आइटम्स जो हैं, वो सारी ही चीजें जो हैं फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट नाम से समझ में आ रहा है, फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ स्टॉक के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? स्टॉक होता है जिसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पे स्टडी करते हैं, जिसकी कैलकुलेशन हम एक पर्टिकुलर डेट पे कर रहे हैं। जैसे कि आरबीआई एक पर्टिकुलर डेट पे बता रहा है कि इकोनॉमी के अंदर इतने 1000 करोड़ मैंने इंड्यूस कर दिए हैं, तो उस पर्टिकुलर डेट पे किए हैं। अभी ये जो करोड़ रुपए जो हैं, जो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हुए हैं, फ्लो हुए हैं, सप्लाई हुए हैं, अब वो पूरे साल मार्केट के अंदर घूमते रहेंगे। लेकिन कितना पैसा मार्केट के अंदर डाला गया है, कितना पैसा पब्लिक के लिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर डाला गया है, कितना नया नोट प्रिंट करके बैंकिंग सिस्टम में डाला गया है, ये तो एक पर्टिकुलर डेट पे ही डिसाइड होता है ना। इसलिए ये हमारा जो मनी सप्लाई है ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो फाइनली फ्लो और स्टॉक के अंदर क्या डिफरेंस है? फ्लो जिसमें टाइम की ड्यूरेशन नजर आती है, ठीक है, और स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन सा वाला होता है? जो एक पर्टिकुलर डेट पे पढ़ा जाता है, जैसे कि पॉपुलेशन। और बेटा यहाँ पे आपको ध्यान भी देना है, एक ही आइटम, उसमें बस माइनर सा ही डिफरेंस होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप उल्टा कर दोगे, उसको स्टॉक में डाल दोगे, फ्लो में डाल दोगे। तो उसके लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। जैसे कि पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन अगर वर्ड बोला गया है, सिर्फ पॉपुलेशन बोला गया है, तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर डेट पे इसकी नंबर डिक्लेयर किए गए हैं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है ना। 31 मार्च को ये डिक्लेयर किया गया है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। और यही आपसे बोल दिया जाए पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2023-24, तो इसमें आपकी ड्यूरेशन नजर आ रही है ना, एक साल की ड्यूरेशन नजर आ रही है। तो ये ड्यूरेशन क्या है? वही पॉपुलेशन जो अभी, क्योंकि एक डेट पे डिसाइड की गई थी, एक डेट पे डिक्लेयर की गई थी, तो वो उसको हमने स्टॉक बोल दिया था। लेकिन वो अब यहाँ पे फ्लो बोली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम का ड्यूरेशन नजर आ रहा है, एक साल का। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे भी आरबीआई एक पर्टिकुलर डेट पे इंड्यूस कर रही है मार्केट के अंदर पैसा, जो सप्लाई होगा, जो सप्लाई हो रहा है और पूरे साल जो है अब वो सर्कुलेट करेगा, तो उसको इसलिए हमने स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर डाला है, ठीक है। अब मनी सप्लाई का मेजरमेंट किस तरह से होता है? मतलब कि मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर अभी कितना पैसा घूम रहा है, कितना पैसा सप्लाई हो रहा है एक से दूसरे के पास, तो उसको आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करती है, कैसे गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर जो है ब्लैक मनी घूम रही है, कैसे पता चल जाता है मार्केट के अंदर जो है मार्केट डिस्टर्ब हो रही है, मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा घूम रहा है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास कुछ मेजर्स होते हैं जिससे उसे पता होता है कि मैंने तो इतना ही पैसा डाला था इकोनॉमी में, लेकिन इकोनॉमी में अगर ट्रांजेक्शन ज्यादा के हो रहे हैं,
तो इसका मतलब है इकोनॉमी में कुछ एक्स्ट्रा पैसा घूम रहा है, जिसको ब्लैक मनी कहते हैं। और गवर्नमेंट पागल नहीं है, गवर्नमेंट को क्लियरली पता चल जाता है कि पैसा हमने तो इतना डाला है, तो ये एक्स्ट्रा कहाँ से घूम रहा है। तो एक्स्ट्रा अगर घूम रहा है तो इसको ब्लैक मनी कहते हैं। और कोई भी सेंट्रल बैंक इसका इजीली पता लगा लेता है कि मार्केट के अंदर कितनी सप्लाई घूम रही है। किसके बेस पे? ये मेजर्स के बेस पे। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से मेजर्स रहेंगे? M1, M2, M3 और M4, इस तरह से करके 4 मेजर्स रहेंगे। लेकिन बेटा आपके 12th के सिलेबस में सिर्फ M1 ही कंसीडर किया जाएगा, M2, M3, M4 यहाँ पे इनसे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन MCQ की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, कौन सा जो है लेस लिक्विडिटी होती है, कौन सा मोस्ट प्रेफर्ड होता है। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए तो है ही, आपके CUET एग्जाम के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से समझना। अब M1 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? M1 होता क्या है? फर्स्ट मेजरमेंट होता है सेंट्रल बैंक का, जिससे वो मनी सप्लाई को काउंट करता है, ठीक है, या मेजर करता है कि कितनी मनी घूम रही है। तो वो किस किस बेस पे होता है? दैट इज कॉइन्स या नोट्स हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के हाथ में जितने कॉइन्स हैं, जितने भी रुपए के कॉइन्स हैं, जितने भी रुपए के नोट्स हैं, RBI को तो पता है ना, क्योंकि आए तो वहीं से हैं निकल के सारे, ठीक है। तो पब्लिक के हाथ में कितने हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं? प्लस आपका डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स में जितना भी डिमांड डिपॉजिट कर रखा है पब्लिक ने, तो ये भी तो पब्लिक का ही पैसा है ना, जो पब्लिक की इनकम थी उसी में से थोड़ा पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, तो उसी को तो डिमांड डिपॉजिट बोला गया है। और ये डिमांड डिपॉजिट कौन से वाले हैं? जिसको हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं। तो सेविंग अकाउंट में पब्लिक ने डिपॉजिट कर रखे हैं, जब जरूरत होती है, जब डिमांड होती है तो निकाल लेते हैं, तो ऐसे डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। तो बैंकों में कितना पैसा जो है लोगों ने या पब्लिक का कितना पैसा सेविंग्स अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, वो भी तो सर्कुलेट हो रहा है ना। जब मन होता है तब निकाल लेते हैं, जरूरत होती है तब निकाल लेते हैं, ट्रांजैक्शन हो जाती है, उसकी इकोनॉमी में घूम जाता है, वो पैसा सप्लाई हो जाती है। तो इसलिए उसको भी यहाँ पे डाला जाता है। और अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI, अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, क्या होता है अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI? जो पैसा RBI के पास पब्लिक में खर्च करने के लिए रखा हुआ है, मतलब कि जो पैसा RBI के पास या सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है या वो सप्लाई कर रहा है, और वो पैसा पब्लिक का ही है, ठीक है। जैसे RBI के पास तो बहुत सारा पैसा प्रिंट होके रखा हुआ है, बहुत सारे स्टॉक रखे होंगे, लेकिन वो सब कुछ मार्केट मनी सप्लाई के अंदर नहीं आता। सिर्फ उतना पोर्शन मनी सप्लाई के अंदर काउंट किया जाता है जो पब्लिक का है, जो पब्लिक के लिए है, ठीक है। जैसे कि कई बार क्या होता है, हमें बाकी दूसरी कंट्री से डोनेशन की फॉर्म में, हमारी कंट्री में कहीं फ्लड आ गई है, कुछ हो गया है ना, तो कई बार दूसरी कंट्री से हमें डोनेशन मिल जाती है। और सिर्फ हमें मिलती ही नहीं है, हम देते भी हैं। नेपाल वगैरह इस तरह की कंट्रीज में हम देते भी हैं। तो ऐसी ही जब डोनेशन किसी दूसरी कंट्री से हमारे पास तक आती है, तो वो अदर करेंसी के अंदर होती है। वो किसके पास आती है? कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास। तो RBI के पास वो पेमेंट आती है, सपोज डॉलर की फॉर्म में आए या रशियन रूबल की फॉर्म में आए, तो वो किसके पास आएंगे? RBI के पास। अब RBI उस पैसे का इक्विवेलेंट अमाउंट जो है पब्लिक में रिलीज करेगी। वहां का जैसे फ्लड आई है तो वहां के जो रिलीफ कैंपेन के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो RBI वहां से सप्लाई करेगी। तो वो पैसा किसके लिए आया था? पब्लिक के लिए आया था ना। कहाँ आया था? RBI के पास। तो डिपॉजिट तो RBI के पास था वो पैसा। तो वो कौन सा वाला डिपॉजिट बोला जाएगा? वो अदर डिपॉजिट बोला जाता है, ठीक है। तो ये अदर डिपॉजिट की फॉर्म में RBI के पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो पब्लिक का है, और उस पैसे को हम यहाँ पे मनी सप्लाई के अंदर काउंट करते हैं। वो पैसा मनी सप्लाई के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। अब ये पैसा हमें दूसरी कंट्रीज से मिल सकता है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WTO हो गया, WHO हो गया, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से हमें मिल सकता है। तो वो सारा पैसा यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो फाइनली M1 के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है, कॉइन्स या नोट्स की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा हमारे पास डिमांड डिपॉजिट कितना है बैंकों के अंदर पब्लिक का, एंड अदर डिपॉजिट ऑफ RBI। तो ये तीनों ही पैसे देखो पब्लिक में खर्च करने के लिए है ना, पब्लिक एक दूसरे में सर्कुलेट कर रही है ना, सप्लाई कर रही है, तो इसकी लिक्विडिटी कितनी ज्यादा है।
बिल्कुल लिक्विड है ना। जब मन किया तब पैसे उठा के हमने कोई भी ट्रांजेक्शन कर दी, हमने खर्च कर दिया वो पैसा, तो जो पैसा इजीली खर्च हो सकता है उसको तो लिक्विड बोलेंगे ना। तो इसलिए हम इसको M1 को मोस्ट लिक्विड फॉर्म भी बोलते हैं, मनी सप्लाई। ठीक है, तो मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई भी बोलते हैं M1 को। ठीक है, सारा पैसा लूज है। अब यहाँ पे बेटा ये कॉइन्स और नोट्स जो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं उनको हम कई बार फिएट मनी भी बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, ऑथराइज्ड मनी भी बोलते हैं। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। मेनली पॉइंट इज जो नोट है, जो ऑथराइज्ड है हमारे सेंट्रल बैंक से, जो कि लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट ने जिसको लीगली अप्रूव कर रखा है, वो सब एक ही चीज होती है, उसको हम करेंसी नोट ही कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अब आपका M2, मनी सप्लाई का दूसरा मेजर। अब M2 के अंदर क्या आती है, वो M1 वाली सारी चीजें जो लिक्विड वाली थी, M1 वाली सारी चीजें, सारे आइटम्स, तीनों आइटम्स, प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिसेस। पोस्ट ऑफिस में भी तो लोगों ने सेविंग्स कर रखी है ना। अब वो थोड़ा सा, अब उनकी कुछ ड्यूरेशन होती है पोस्ट ऑफिस में, ऐसा तो है नहीं कि आज डिपॉजिट कर दिया कल निकाल के ले आओ, डिमांड ड्राफ्ट, ऐसी चीजें तो होती नहीं है ना। तो वहां पे अगर आप कुछ पैसा डिपॉजिट करते हो तो कुछ ड्यूरेशन के लिए करते हो, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन हो, 2 महीने 3 महीने, इस तरह की पॉलिसीज भी होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आके पैसा थोड़ा सा ब्लॉक होता है, थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए स्टेबल हो जाता है, उसकी सप्लाई रुक जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, इसको हम बोलते हैं M2। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेजर जो होगा दैट वुड बी M3। M3 क्या है, M3 इज M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, है ना। मतलब कि M1 तो था, M1 वाली ये तीनों चीजें, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। बैंकों के अंदर लोगों ने पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है ना, तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट को हमने यहाँ पे टाइम डिपॉजिट बोला है। तो जितना पैसा टाइम के लिए डिपॉजिट कर रखा है बैंक में लोगों ने, है तो वो लोगों का ही पैसा, लेकिन वो ब्लॉक कर रखा है कुछ सालों के लिए, तो वो पैसा जो है अभी मनी सप्लाई से थोड़ा सा बाहर है, मनी सप्लाई का ही पार्ट है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट हो रखा है वो, तो उसको हमने बोला नेट टाइम डिपॉजिट, और इसको M3 के अंदर डाला है। मतलब जिसका पैसा है उसके लिए तो वो पैसा ब्लॉक हो गया ना, तो अभी पर्टिकुलरली पब्लिक के हाथ में वो पैसा नहीं है, पब्लिक ने उस पैसे को ब्लॉक कर दिया है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है पैसे की ब्लॉकेज जो है स्टार्ट हो गई है। एंड नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इज M4। M4 के अंदर तो M3 आता है प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर रखा है वो, और M3। और M3 तो बेटा कॉन्सेंट्रेट हो गया था ना, मनी सप्लाई के अंदर एक सॉलिड वैल्यू हो गई थी ना M3 के अंदर, है ना। तो यहाँ पे पैसा हमारा इतना लिक्विड नहीं रहा था जितना यहाँ पे ब्लॉक हो रखा है, जितना यहाँ पे रुका हुआ है पैसा, जितनी सप्लाई रुकी हुई है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे पास 4 मेजर्स हैं आपके मनी सप्लाई के। अब यहाँ पे देखो, कहीं हमारे पास जो है ये M4 जो है वो और ज्यादा रिजिड हो गया है, और ज्यादा एक तरह से ब्लॉक हो गया है पैसा, राइट। तो अभी हमारे पास एक्चुअली वो ब्लॉक नहीं हुआ, हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि पैसे की जो लिक्विडिटी है ना वो आपकी यहाँ पे बहुत कम हो गई है। अब ये जो फर्स्ट है M1 और M2, ये जो 2 पॉइंट हैं, दीज आर कॉल्ड एज नैरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम इनको नैरो कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ये दोनों। इसको हमने क्या बोला है, नैरो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि छोटा है ना, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं जो कि लिक्विडिटी है फॉर्म में है ना, लिक्विड फॉर्म में है, जो इजीली ट्रांजैक्शन के काम आ जाती हैं। तो ये नैरो कॉन्सेप्ट है, और ये दोनों आपके जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट बोले जाते हैं। M3 और M4 ब्रॉड कॉन्सेप्ट बोले जाते हैं। ठीक है, अब मोस्ट लिक्विड कौन सा था, M1 था, और लीस्ट लिक्विड कौन सा होगा, ये कौन सा है आपका, ये आपका लीस्ट लिक्विड है, क्योंकि सारा पैसा तो कॉन्सेंट्रेट हो गया ना, यहाँ पे लिक्विडिटी बची नहीं है, सब तो आपने फिक्स कर रखा है। अब M3 तो ऑलरेडी टाइम डिपॉजिट था बैंकों के पास, और ये भी तो पोस्ट ऑफिस वाला भी तो कहीं ना कहीं कुछ पीरियड के लिए ब्लॉक ही होता है ना। अब मोस्ट फेवर्ड इनमें से कौन सा होता है, दैट इज M3। इसको लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं,
होता है ना, आप अपने घर में क्या करते हो, थोड़ा सा M1 लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखते हो थोड़ा पैसा, और बाकी का पैसा क्या करते हो, कहीं ना कहीं डिपॉजिट करके रखते हो ना। तो ये M3 जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड है। ज्यादातर जो मनी पाई जाती है वो इसी फॉर्म में पाई जाती है। हमारे आपके घरों में भी तो इसी तरह से ही रहती है ना, थोड़ा पैसा आप बचा के रखते हो अपने रोज के खर्चों के लिए, और बाकी का पैसा आप कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्ट करके रखते हो, कहीं बैंक में डिपॉजिट करके रखते हो, फिक्स करके रखते हो। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड मेजर है जो कि एक कंट्री के अंदर पाया जाता है। तो फाइनली मनी सप्लाई के मेजर्स 4 होते हैं, M1, M2, M3 और M4, राइट। M1 जो है मोस्ट लिक्विड फॉर्म होता है, और यही M4 आते आते लीस्ट लिक्विड होता है, क्योंकि सारा पैसा वहां फिक्स होने लगता है, फिक्स होता है, फिक्स फॉर्म में होता है। देन नेक्स्ट आपके पास M1 और M2 सिर्फ लिक्विडिटी को कंटेन करते हैं, सिर्फ उसके अंदर लिक्विडिटी वाली चीजें होती हैं, लिक्विडिटी जो मोस्ट लिक्विड होते हैं, जिनको हम इजीली जल्दी से खर्च कर सकते हैं, तो उनको हम नैरो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यही M3 और M4 में जो प्रेजेंट की लिक्विडिटी है उसको तो हैंडल कर रहा है, प्लस फ्यूचर के लिए फिक्स भी कर रखा है पैसे को, तो वो हमारे ब्रॉड कॉन्सेप्ट बोले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है दैट इज M3, क्योंकि M3 के अंदर क्या है, थोड़ा सा M1 है और बाकी जो है वो फिक्स्ड पोर्शन है, जो कि आपने बैंकों के अंदर एक टर्म डिपॉजिट कर रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि लीस्ट लिक्विड कौन सा मेजर होता है, मोस्ट लिक्विड कौन सा मेजर होता है, जो मोस्ट प्रेफर्ड मेजर बोला जाता है वो कौन सा वाला होता है। तो आपको वहां पे बताना है कि वो M3 होता है, M1, M2, नैरो कॉन्सेप्ट के अंदर कौन से वाले मेजर्स होते हैं, M1 एंड M2। ठीक है, लीस्ट लिक्विड M4 होता है। तो इस तरह के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो होपफुली ये प्रोसेस मनी सप्लाई, मनी सप्लाई और मनी सप्लाई को मेजर करने के जो टर्म्स हैं वो आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कमर्शियल बैंक करेंगे और उसके फंक्शंस करेंगे। ठीक है, आप उसको देख लेना, आपकी जो स्टडी है वो साथ के साथ कंप्लीट होती चली जाएगी, दोनों चीजों के लिए, एग्जाम के लिए भी और CUET के लिए भी। और बेटा हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।